तो हेलो एवरीवन। तो आज का अपने क्लास का जो कंटिन्यूशन टॉपिक रहेगा वो है सेबिसियस इनइक्वालिटी, जो रैंडम वेरिएबल में हम आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होती है, कोई कुछ आइडिया देगा इसके बारे में? ये कौन सी इनइक्वालिटी है जो तुम मतलब बहुत बार यूज भी किया है तुम सबने? तो सेबिसियस इनइक्वालिटी हम कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? मेरा मेजर पॉइंट ये है कि इसका मीनिंग क्या होता है। हमें कोई प्रूविंग नहीं करना, हमें कुछ मतलब रट्टा भी नहीं मारना, बस समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। कोई कुछ बोलेगा इसके ऊपर? अरे, तुमने सबने पढ़ी है ना, ये एफएमएस में दे रखी है साथ साथ, तो इसका मीनिंग क्या होता है, कुछ भी आइडिया होगा? नो कमेंट। चलो बात करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जब भी प्रोबेबिलिटी के बाउंड्स के ऊपर बात करना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी मिनिमम कितनी हो सकती है या मैक्सिमम कितनी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर जोन के अंदर बात करेगा। तो क्या करते हैं, हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं कि मान लो हमारा कोई एक्स रैंडम वेरिएबल है। ओके। इसका कुछ मीन होगा, मान लेते हैं मीन, इसका कुछ वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर। तो टेक्निकली सिग्मा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ठीक है। अब वो बात करता है कि हमने, देखो तुमने कुछ रूल्स पढ़े होंगे, जो इम्पिरिकल रूल होता था कि म्यू प्लस माइनस सिग्मा के बीच में 68% डेटा होगा, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा के बीच में 95% डेटा होगा, एंड सो ऑन। तो उसी के ऊपर है, थोड़ा सा एडवांस करके है कि हमारे पास एक थ्योरम आ जाएगी कि हम दो तीन स्टैंडर्ड डेविएशन ना जाके एक प्रॉपर डेफिनेशन लेके आएंगे कि अगर हम के स्टैंडर्ड डेविएशन आगे पीछे जाते हैं तो एक बाउंड देता है। तो अगर मैं बाउंड के फॉर्म में लिखूं कि मेरे पास ये कंडीशन है कि एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। हम मैं बोलूं कि भैया देखो कुछ ऐसा करते हैं, मोड ऑफ एक्स माइनस म्यू। ठीक है, कि कोई एक्स ऑब्जर्वेशन है वो म्यू से कितना दूर है, ये डिस्टेंस हो गया है। ठीक है, नाउ दिस डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सिग्मा, कि के स्टैंडर्ड डेविएशन ये इसके डिस्टेंस के बीच में है। इन दैट सेंस दिस प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर के स्क्वायर। ये स्टेटमेंट सबने पढ़ी? यस। ठीक है। तो इसका बस मीनिंग यही होता है कि हमें एक बाउंड देना होता है, तुम्हें यहाँ पे एक लोअर बाउंड मिला प्रोबेबिलिटी का, कि अगर हमारा डेटा के स्टैंडर्ड डेविएशंस के बीच में है तो उस केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी का जो लोअर बाउंड होगा दैट विल बी 1 - 1/k²। तो तुम्हारे एग्जाम में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जब वो कभी कभी प्रोबेबिलिटी पूछ करते हैं कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी या मैक्सिमम, तो वो सब कुछ इस फॉर्म में हमारे पास सोल्व हो जाती है। ठीक है, इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट लिखेंगे तो क्या बनेगा? दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस म्यू दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा। नाउ दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 1/k²। तो हमारे पास एक अपर बाउंड वाली कंडीशन है, एक लोअर बाउंड। टेक्निकली है दोनों सेम। यही है तुम्हारी सेबिसियस इनइक्वालिटी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है वो समझ में आया कि हम निकालते क्यों हैं, हमें रिक्वायरमेंट क्यों? इसमें कोई डाउट किसी को? यस भैया। ठीक है, मतलब सिंपल सा स्टेटमेंट था। ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, उसके बाद मतलब सर्विस कंप्लीट हो जाएगा। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस इसको मतलब समझना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है कि इसको एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे लेके आएंगे। तो ले लेते हैं, प्रॉब्लम ले लेते हैं। हमारे पास कोई क्वेश्चन है जो कि बोल रहे हैं यू आर गिवन ए लैप्लास डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। सो यू आर गिवन ए लैप्लास डिस्ट्रीब्यूशन। इसके ऊपर इसका पीडीएफ दे रखा है, एफ एक्स दैट इज गिवन टू बी 1/2 ई रेज टू द पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स। ठीक है। तो लैप्लास में हमारे पास माइनस इंफिनिटी से एक्स कहीं तक भी हो सकता है, इंफिनिटी तक। ओके। अब तुम्हें मेरे को बताना है कि फाइंड द मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशंस विद ए मीन, ओके, दैट आर लाइक मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। इस इंटरवल के बीच में तुम्हारे पास कितना परसेंट डेटा होगा, तुम्हें उसकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है। तो चलो इसको ट्राई करो। मतलब एक बार तुम्हें सेबेसियस इनइक्वालिटी लगानी है, और एक बार अगर सेबेसियस इनइक्वालिटी नहीं लगाते हो तो लगाना है। एक तो सीधा इंपीरिकल रूल है, अगर मैं इंपीरिकल रूल लिखना चाहूँ तो मुझे कुछ सोल्व करने की नीड ही नहीं है। तो उसमें तो मेरे को पता है 8/9 95% भैया। डेटा। क्या है तुम्हारा आंसर? 8/9, करेक्ट।
तो देखो अब जो हमने पीछे पढ़ा था 8/। इम्पीरिकल रूल। हाँ, ओके फाइन। तो जो हमने इम्पीरिकल रूल पढ़ा था याद करो, वो एक पर्टिकुलर केस था, वहां पे क्या था हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था। तो जो इम्पीरिकल रूल्स हम तुम पढ़ते हो, वन स्टैंडर्ड डेविएशन, टू स्टैंडर्ड डेविएशन, थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे रूल हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लगते थे। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास नॉर्मल नहीं है, दूसरा कोई डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस केस में तुम इसका बाउंड निकालोगे तो कुछ ऐसे आएगा। ओके। और अगर मैं स्टैंडर्ड केस ले लेता हूँ कि हमारे लैपलास का स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन केस लेते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस प्रोबेबिलिटी विल कम आउट टू बी लाइक इन दिस केस, या दैट विल कम आउट टू बी 0.95। यहाँ पे भी वैलिड हो जाएगा। अब हम अगर सेबिसियस इनइक्वालिटी से देखेंगे, तो हमारे पास तीन स्टैंडर्ड डिवीजन के विदिन देखना है। तो उसके लिए केस आ जाएगा 1 - 1/9, सो दैट इज 8/9, जो अभी अभी किसी ने आंसर मेरे को बताया। ओके, ठीक है। तो अब तुम्हें एक और प्रॉब्लम देता हूँ। ओके, तो मेरे पास एक और प्रॉब्लम है, ये थोड़ा वो है कि इनइक्वालिटी चेक करनी है। तो एक केस में देता हूँ कि लेट जी बी ए नॉन नेगेटिव नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, then you have to show me that expectation of g of mod of x minus mu this exist। ओके, ये भी तुम्हें चेक करना है कि क्या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ओके, where mu is expectation of x, we know this thing। तो तुम्हें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू ग्रेटर देन t, ये लोअर बाउंड कोई है इसका, लोअर अपर बाउंड है, सॉरी अपर बाउंड। ये अपर बाउंड क्या होगा, फाइंड मी द वैल्यू ऑफ अपर बाउंड। मोड। एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन के। हाँ, दोबारा बोलना, एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ओके, वही वेरिएंस अपॉन के कर दी। हाँ वेरिएंस अपॉन टी स्क्वायर, यही बोलना चाह रहे हो। चलो, कौन आंसर करता है, मुझे नाम नहीं पता फिर से तुम्हारे। हाँ कौन आंसर भैया कर रहा टी स्क्वायर ही, है, हाँ जो ठीक है। टी या के जो भी है वही। बेसिकली वो फंक्शन आ रहा है। ठीक ठीक है, तो इसको भी सिंपली हम सोल्व करेंगे। बताओ जितेश, कैसे किया, अप्रोच बताओ। भैया जो इनइक्वालिटी है उससे कंपेयर किए हैं बस, वहाँ से हमने देख लिया कंपेरिजन के वैल्यूज के साथ। ठीक है, बस ये भी सिंपली तुम्हें बस इनइक्वालिटी को कंपेयर करके डालना है, नथिंग एल्स। ओके, तो आई थिंक अभी मेरे पास शायद कोई न्यूमेरिकल नहीं, जिसमें मैं सर्विसेज इनइक्वालिटी को अप्लाई करवा पाऊँ। ओके, तो किसी को कोई डाउट, मतलब अभी तक जो भी हमने रैंडम वेरिएबल में पढ़ा, जो भी चीजें हमने कवर की रैंडम वेरिएबल में, कि रैंडम वेरिएबल क्या था, एक्सपेक्टेशन क्या थी, जो वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, किसी को कोई भी डाउट। नो डाउट। अरे कुछ तो यस डाउट आया होगा। भैया। चलो, तो टॉपिक समराइज कर देते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया रैंडम वेरिएबल में। उसके बाद जस्ट अभी इसी क्लास में आगे वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो बताओ कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए, कौन बताएगा। ऐसे तो तुम आंसर करते नहीं हो, कौन बताएगा, जॉय।
जो हो गया। प्रेरणा। अरे आज तो न्यूमेरिकल थोड़ी पूछ रहा हूँ, बस टॉपिक पूछ रहा हूँ कि हमने टॉपिक कौन कौन से कवर किए रैंडम वेरिएबल में। नो रिस्पॉन्स। ओके ठीक है, तो तुम्हारी जैम का सिलेबस में मोस्टली जितना भी सिलेबस था, वो जितने भी पोर्शंस थे वो सब कवर अप हो गए। तो इसके बाद जस्ट मैं आज शाम को या फिर कल तक तुम्हें इस चैप्टर से असाइनमेंट मिल जाए, तो उसको स्टार्ट कर देना। और आज की क्लास में अभी हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है डिस्क्रीट टेंडम रिलेटेड या फिर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, जो जनरल जनरल है। अब देखो जो अगले जो चैप्टर होने वाले हैं कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ेंगे कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उन्हें सबका तुम्हें क्या क्या पढ़ना है वो बता देते हैं। तुम्हें सिर्फ वही पैटर्न फॉलो करना है, ये नहीं कि मैं वो भी कर लूँ ये भी कर लूँ, कुछ इधर उधर का नहीं पढ़ना। जो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होने वाले हैं अभी, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तुम्हें कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहला तो जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। ओके। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है दैट इज पी एक्स, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, या फिर एफ एक्स, डेंसिटी फंक्शन। उसके जिस बात तुम्हें बात करनी होगी कि भैया एक्सपेक्टेशन क्या होगी और वेरिएंस क्या होगी। मोस्ट ऑफ चीजों का तुम्हें ये दोनों चीजें याद रखनी पड़ेगी। अलोंग विद दैट तुम्हें एमजीएफ याद करना पड़ेगा, जो हम कवर कर चुके हैं। ओके। उसके बाद तुम्हें ये सब याद रखना है। कभी कभी तुम्हारे पास मोड, रेयर होगा ये केस। इसके बाद तुम्हारे पास एक और केस रिकर्सिव रिलेशन, स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है, रिकरेंस रिलेशन जिसको बोलते हैं, वो वाला रिलेशन तुम्हें याद रखना पड़ेगा। और इन सब के अलावा तुम्हें एक और चीज याद रखनी पड़ेगी कि कोई भी रैंडम वेरिएबल हम डिफाइन किस फॉर्म में करते हैं। कि डिफाइन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि डिफाइन नहीं करोगे तो तुम्हें समझ कैसे आएगा कि वो बन कैसे रहे। ठीक है, तो आज का हमारा गोल रहेगा अभी कि हम ट्राई करते हैं बर्नौली और बायनोमियल, ये दो डिस्ट्रीब्यूशन कवर करें। ठीक है, किसी को नींद तो नहीं आ रही? भैया ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ा चुके हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अच्छा ओके ओके ओके। ठीक है चलो उसको ही डिस्कस करते हैं फिर अभी वाली क्लास में। उसमें भी मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे। चलो, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम, इसीलिए मैं बोल रहा था कौन कौन से टॉपिक हुए। तो हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो बताओ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल होता क्या है सबसे पहले। भैया अगर एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता है तो उसी का किसी फंक्शन एक्स का ही उसी का ठीक डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास पहले एक गिवन एक रैंडम वेरिएबल होगा। ओके, एक्स एक रैंडम वेरिएबल दे देते हैं। उसके बाद वो बोलेंगे कि एक मैंने फंक्शन बनाया जो इसी रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, अब वो जो जी फंक्शन है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल के ऊपर काम करें। ओके, तो ये वाला पोर्शन ऐसे इतना डिफिकल्ट है नहीं। देखो जो भी वीडियो देख रहे होंगे उनमें नीचे कोई कमेंट भी करेगा, अभी मैं जो पढ़ाने वाला हूँ उस पर आएंगे लोग कमेंट करने कि जो आप पढ़ा रहे हो वो गलत है। लेकिन मैं फिर से एक ही चीज बोलूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हारे जैम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ जाए। क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में वो फंक्शन देखो, जब मैं पढ़ा रहा था कि तुम्हारे पास कोई एक्स रैंडम वेरिएबल है। ओके, उसके बाद हम बोल रहे थे जी एक फंक्शन, और तुमने जी को एक्स के ऊपर अप्लाई किया तो जी के ऊपर कुछ कंडीशन थी कि कंटिन्यूस होना चाहिए एंड सो मोनोटोनिक होना चाहिए। तो एफएमएस में भी ये कंडीशंस गिवन है कि वो ये होगा तभी तुम्हारे पास जी एक्स जो बनेगा वो रैंडम वेरिएबल बनेगा। और मैं ये मानता भी हूँ कि हाँ ऐसा होगा तो ही बनेगा। लेकिन अभी देखो हम जो कोर्स कर रहे हैं वो एक प्रॉपर एग्जाम के लिए, कि तुम्हें जैन क्वालिफाई करना है। तो काफी चीजें ऐसी होती है कि कुछ किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए चीजें फॉर्मेट पे चलती है। तो तुम्हारे जैम पॉइंट ऑफ व्यू में जब भी वो कोई जी फंक्शन देगा, उस जी फंक्शन के केस में तुम्हारे पास हमेशा जो जी एक्स बनेगा, मतलब हमेशा के लिए भी मैं वो वादा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक चांस है कि तुम्हारे पास 99% चांस जो जी फंक्शन देगा वो कुछ ऐसा फंक्शन होगा कि तुम जी को एक्स के ऊपर अप्लाई करोगे तो तुम्हारा एक रैंडम वेरिएबल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो चलो ट्रांसफॉर्मेशन रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं। बस इस पॉइंट को याद रखना कि तुम अगर मैं जो पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें बुक से उसमें अंदर कुछ गलतियां मिलेंगी, और ऑब्वियसली मिलेंगी क्योंकि मैं बहुत जनरल सिनेरियो पे नहीं पढ़ाऊंगा ये चीज। ये बहुत ही बेसिक चीज होगी क्योंकि मैं
पर्टिकुलर केस लेके चलूंगा कि हम मान के चलेंगे कि जी एक्स ऐसा फंक्शन है कि जो रैंडम वेरिएबल बन भी रहा है। ओके, क्योंकि अगर रैंडम वेरिएबल नहीं बनेगा उस केस में तुम काम नहीं कर पाओ, उस केस में बहुत बड़ा डेरिवेशन हो सकता है, तो हम उसके ऊपर बातें क्यों करें जो हमारे कोर्स में है ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है कि चलो कि मान लेते हैं, चलो अगले पेज पे आ जाता है कि तुम्हारे पास x एक रैंडम वेरिएबल था। ओके, और जो x है मैं उसके बारे में बोल देता हूँ कि दैट इज लेस देन इक्वल टू b ग्रेटर देन इक्वल टू a। और जो x का मैं CDF भी दे देता हूँ, x एकदम प्रॉपरली डिफाइंड फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x, दैट्स इट। ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट? मतलब ये तो सिर्फ डिफाइन किया हूँ। ओके, इसके बाद तुम CDF से इसका PDF लिख सकते हो। लेट्स से दिस इज द PDF। ओके, अब तुमने क्या किया कि तुमने एक नया रैंडम वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, दैट y इज रैंडम वेरिएबल। ओके, और y कैसे बनाया तुमने कि y इज g ऑफ x, दैट इज योर y। कि हमने y एक फंक्शन है जो x का फंक्शन है, जो g जो हमने फंक्शन अप्लाई किया है वो इसको रैंडम वेरिएबल बना दे रहा है। इसके बाद अगर तुम्हें कंडीशन लिखनी है तो यू कैन पुट ऑन द कंडीशंस आल्सो कि जो g जो फंक्शन होगा दिस इज डिफरेंशिएबल। सबसे पहली बात तो डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए, तो डिफरेंशिएबल होगा तभी हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे जो हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा कि g इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड दिस इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक, ठीक है। तो हमारे पास g जो फंक्शन होगा दैट इज डिफरेंशिएबल एंड मोनोटोनिक। ओके, इसके बाद जब भी तुम्हें पीडीएफ लिखना हो कि जो तुमने ट्रांसफॉर्मेशन लगा के y जनरेट किया है नया रैंडम वेरिएबल, उसका जो पीडीएफ होगा दैट विल बी गिवन बाय डेल्टा y बाय डेल्टा x। ओके, इनटू f ऑफ, सॉरी आई थिंक यहाँ पे x होगा, हाँ यहाँ पे y। ओके, तो इसको याद करने का तरीका मेरा तो सिंपल था कि हमारी सबसे बेसिक अप्रोच क्या होती है, हम ऐसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स। जब कोई डिफरेंशिएशन की बात करें तो हम ऐसे याद करते हैं dy बाई डी एक्स। तो जब भी कंफ्यूजन हो, स्टार्टिंग में मेरे लिए डिफिकल्ट था ये याद रखना कि किधर x है किधर y है, क्योंकि मैं भी छोटा बच्चा था। तो अब देखो जब dy बाई डी एक्स किया है तो ऊपर जो अप्रोच है उसी का पीडीएफ यहाँ पे लिख दो, सिंपल। इस पे बोर्ड लगेगा। ओके, y था तो इसका पीडीएफ मैंने लिखा। ओके, जो बाकी बच गया वो उधर लिखा, दैट्स इट। हमें किसका चाहिए, y का चाहिए, सो f ऑफ y विल बी नथिंग, दैट विल बी गिवन बाय मॉडुलस ऑफ dx ओवर dy। ये मॉडुलस कहने का मतलब इसका डिटरमिनेंट, अगर वो मल्टी डायमेंशन में है। ओके, उस केस में हमारे पास आ जाएगा f ऑफ दैट्स, और इसका नाम होता है जैकोबियन। ओके, अब इसके नीचे स्टार करके एक और चीज लिख दो, if gx is strict monotonic। अगर मैं कोई फंक्शन बोलूं कि ये फंक्शन मोनोटोनिक है और एक बार बोलूं ये फंक्शन स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? इक्वलिटी का डिफरेंस होता है। तो अगर मैं मतलब मोनोटोनिक बोल रहा स्ट्रिक्ट हूँ, हाँ ओके करेक्ट, जो तुम अभी बोल रहे हो ठीक है। तो अगर मैं इक्वलिटी की बात ना करूँ, तो अगर मैं सिर्फ मोनोटोनिक लिखता हूँ तो मान लो ये फंक्शन है कि ऐसे ऐसे गया, नो दिस इज ऑल्सो मोनोटोनिक कि हाँ इंक्रीज हो रहा। एक और फंक्शन मैंने लिया वो कुछ ऐसे आया, दिस इज ऑल्सो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब अगर मेरे को स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक लेना है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट वाला जो पोर्शन है ना ये नहीं रह सकता यहाँ, ये बढ़ता ही जाए, यही है। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन जो जी एक्स है अगर वो स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक, या तो स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग, तो वो फंक्शन हमेशा इन्वर्टिबल होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैं बोर्ड पे नहीं लिखा हूँ, जो वीडियो सुन रहा होगा ध्यान से वही लिख पाएगा। तो हमारे पास ये है कि हमारे पास कोई भी जी फंक्शन है, अगर जी फंक्शन स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक है तो उस केस में तुम्हारे पास क्या होगा, जो उसका डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी वो फंक्शन जो होगा दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो जो मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में कि कोई लोग कमेंट करने आएंगे वो इन्वर्टिबिलिटी वाली बात के ऊपर कमेंट करेंगे, लेकिन हमें उस पर इतना ध्यान देना है नहीं। कोई कमेंट करेगा तो करेगा, लेकिन हाँ वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे नहीं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी। तुम्हें सीधा ये अप्रोच लगा देना है। और टू बी फ्रैंक मैं खुद IIT कानपुर में यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे भी हम काफी बार जब भी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉब्लम में अटकते थे तो हम यही अप्रोच लगाते थे और MSc लेवल के प्रॉब्लम्स भी इससे सॉल्व हो जाते थे।
तो ऐसे उसमें कुछ डिफिकल्टी है नहीं। अब बहुत ही जनरल सिनेरियो में जाओगे तो हाँ तुम्हें बहुत कंडीशन चेक करने पड़ेगा, बहुत ऑब्वियस चीज है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे इतना याद रखो कि अगर तुमने कोई भी फंक्शन लिया जो x के ऊपर अप्लाई किया, तो सबसे पहले कि हमारे कोर्स में ऐसा फंक्शन देगा कि जो x बनेगा वो एक रैंडम वेरिएबल ही बनेगा। रैंडम वेरिएबल बनेगा तो तुम्हें अगर जिसका पीडीएफ दे रखा होगा उसके पीडीएफ से दूसरे का पीडीएफ डिराइव करना। सो fx विल बी dy by dx, ऊपर dy है तो उसके साथ उसका पीडीएफ लिखो f of y, दैट्स ठीक है। तो ये वाले प्रॉब्लम जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला आएगा तुम्हारे एग्जाम में अगर, तो वो आसान सा एक प्रॉब्लम आएगा कि बीच में तुम्हें कुछ एक स्टेप में करने के लिए दिया है, सिर्फ स्टेप वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। ओके, एक दो प्रॉब्लम नोट कर लेते हैं। ओके, देखो वो चीजें पढ़ाने की तो नीड नहीं है ना, वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई क्या होगा वो स्किप कर लो ना। वो बेसिक फॉर्मूला जो होते हैं, ए स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ वाई प्लस ए बी टू सो, ठीक है वो मैं छोड़ दे रहा हूँ। एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ये वाला ट्राई करो। ठीक है, ये प्रॉब्लम शायद आईआईटी में आया भी हुआ है, और शायद ये प्रॉब्लम तुम्हें एफएमएस में भी मिलेगा। तो अगर कोई बोलता है एफएमएस इतनी आसान बुक है वो नहीं करनी चाहिए एग्जाम के लिए, तो ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। जो बुक तुम करो अच्छे से करो। तो मान लो कि तुम्हारे पास कुछ रैंडम वेरिएबल कि मेरे पास x1 सो ऑन xn कोई आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स। ओके, इसके बाद मैं इनका एक फंक्शन बनाता हूँ sn, जो कि बेसिकली समेशन है x1 प्लस सो ऑन xn। ओके, तो तुम्हें सबसे पहले बताना है व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ sk डिवाइडेड बाय sn, और सेकंड पार्ट में तुम्हें बताना है व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन दैट sn इक्वल टू t। ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करें। भैया के बाई एन फर्स्ट वाले का आएगा, सेकंड वाला नहीं आ रहा। फर्स्ट वाले का आंसर है के बाय, किसी और ने ट्राई किया? सेकंड वाले का आती, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। चैट में लिखो, चैट में। डिनोमिनेटर में कौन से वाले डिनोमिनेटर में? एसएन इक्वल टू टी। हाँ, टी बाय एन आंसर करेक्ट। ओके चलो समझाता हूँ। हाँ, नहीं मानसी, पहले वाले का के बाय एन होगा, दूसरे वाले का के बाय एन नहीं होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे कहीं पे के इंट्रोड्यूस नहीं किया सबसे पहला। तो कुछ ऐसा रखो कि तुम जो के लेके आ रहे हो वो है कहाँ से आ रहा है।
है ना। तो हमारा जो आंसर होता है वो सिर्फ वही चीजों से होता है जो हमें गिवन होता है, तुम खुद से कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। तो ये प्रॉब्लम तुम्हें एफएमएस में मिलेगा, मैं कोई भी मतलब बहुत डिफिकल्ट या कहीं से ढूंढ के नहीं दे रहा हूँ, सिंपल जो तुम्हें असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे वो भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही मैं कहीं कहीं से लेके आ रहा हूँ, तुम्हें उनमें से काफी क्वेश्चन सामने दिख जाएंगे तुम्हारे बुक्स। देखो असाइनमेंट वगैरह का सीन ये होता है कि तुम्हें प्रैक्टिस तो खुद से करनी होती है। अगर कोई असाइनमेंट दे रहा है तो उसका ये मतलब है कि ओरिएंटेड वे में तुमको मिल रहा है और तुम उसको असाइनमेंट फॉर्मेट में प्रॉपरली सोल्व कर रहे हो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये तो ज्ञान की बात हो गई। अब आते हैं प्रॉब्लम। तो हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एस के डिवाइडेड बाय एस एन, करेक्ट। तो भैया एस के क्या होगा, kth टर्म तक का समेशन, सो दिस विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस सो ऑन xk डिवाइडेड बाय x1 प्लस सो ऑन xn। इज दैट करेक्ट? ठीक है, तुम्हें ये निकालना। ओके, अब हमें पता है कि ये नीचे कुछ भी बनेगा और ऊपर वाले मेरे सारे टर्म्स अलग अलग हैं, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 बाय x एस एन लिख देता हूँ, प्लस x2 बाय एस एन प्लस सो ऑन xk बाय एस एन। और एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी को यूज करके इसको मैं लिख सकता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 बाय एस एन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 बाय एस एन प्लस सो ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ xk बाय एस एन। ओके, सिंपल स्टेटमेंट। अब हमें ये सब टर्म्स चाहिए कि अगर मेरे को ये सारी टर्म पता चल गई तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा तो सिंपल लिखो k को n में रिप्लेस कर दो। तो मुझे पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन बाई एस एन, ये वन कैंसिल आउट होके वन हो गया, उसकी एक्सपेक्टेशन वन हो गया। अब इनको कट ना करके तुम इसी फॉर्मेट पे रखो जो यहाँ पे हम एक्सपेंड करते हुए आए। तो यहाँ पे एक्स के तक गया था तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एन तक चला जाएगा। तो एन टाइम्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 बाय Sn इसको लिख सकता हूँ, दैट इज 1। इसका जनरल फॉर्म लिखता हूँ बस। तो यहाँ से मेरे पास हर एक टर्म के लिए वैल्यू आ जाएगी 1/n। तो हमें इसको कितनी बार सम करना है, 1 2 3 के बार, सो आंसर हो जाएगा k/n। ये तो हो गया सबसे पहले। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले पे। तो तो दूसरे वाला कैसे करेंगे, तो उसमें भी एक सिमिलर अप्रोच हम लगाएंगे। किसी ने अभी अभी क्वेश्चन किया तो शायद जो मेरी पुराने वीडियोस होंगे, अगर मेरे चैनल पे तुमने पहले कभी वीडियो देखी होगी तो वहां पे भी मैंने शायद रिविजन कहीं ना कहीं पे करवा रखा है, जितना मुझे याद है, और एफएमएस में तो नहीं। ठीक है, तो वहीं से अप्रोच लगाएंगे। तो जो सेम पार्ट जो हम ए में की है उसी को थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे। ओके, अच्छा एक तो किसी बच्चे ने पिछले वीडियो पे कमेंट किया था कि सर पैन का साइज बढ़ेगा, और मैं भूल गया, सॉरी ब्रो, अगली वीडियो से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमें सेकंड पार्ट के अंदर अगर आते हैं, ये तो कुछ ज्यादा घट रहा है भाई, मेरे जूम में शायद साइज यही, मैं ही वर्ड बड़े लिखने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन दैट Sn इज टेकिंग ए वैल्यू t। ठीक है, तो अब अगर मैं इसी को देखो सेम सेम अप्रोच लगानी है, तो अगर मैं जैसे यहाँ पे जनरल केस लेके चले थे अगर उसी केस में कन्वर्ट करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हमें पता चल जाए कि कहीं ना कहीं से कि Sn डिवाइडेड बाई Sn इक्वल टू t। अगर ये चीज मेरे को पता चल गई कि ये क्या होती है तो इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस सो ऑन xn डिवाइडेड बाय Sn इक्वल टू t। इज दैट करेक्ट? मैं जो करना चाह रहा हूँ वो समझ में आया कि अगर मेरे को ये चीज पता चल जाए तो इसको इसी फॉर्मेट पे मैं लिख सकता हूँ और इनको ब्रेक करके लिख सकता हूँ, तो समहाउ वो मेरे पास आ जाएगा n टाइम्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 डिवाइडेड बाय Sn इक्वल टू t। तो अगर मेरे को इसके पूरे का आंसर पता है तो उसको n से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें बस ये पार्ट ढूंढना है और उसको n से डिवाइड करना है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, तुम्हें देखना है एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn गिवन दैट Sn इक्वल टू t। तो इसका कोई आंसर बताएगा? थोड़ा सा सोचना है, सिर्फ थोड़ा सा सोचना है, इसका आंसर क्या हो सकता है। कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस सिंपली सोचना है।
अगेन आई एम सेइंग कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना, बस सोचना है। चलो बताओ एक्सपेक्टेशन तुम्हें देता क्या है कि बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज है, उनमें से उसकी वैल्यू क्या आएगी, करेक्ट। तो अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हमें निकालनी है कि एस एन की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी गिवन दैट एस एन टी के बराबर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जैम का स्कोर क्या होगा गिवन दैट तुम्हारा जैम का स्कोर 50 नंबर है। कैन यू रिलेट टू दिस थिंग? कोई तुमसे पूछता है कि भैया तुमने एग्जाम दिया, तुम्हारा स्कोर आ गया 50 नंबर, अब ये आने के बाद बताओ कि तुम्हारा एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है। तो टेक्निकली तुम्हारी एक्सपेक्टेशन वही होगा जो स्कोर आ चुका होगा। तो जब एस एन ने अपनी वैल्यू टी ले ही ली होगी, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी टी के बराबर हो जाएगी। और अगर ये मेरे को टी मिल गया, तो जो हमें निकालना था एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एस एन टेकिंग ए वैल्यू टी, दैट इज कमिंग आउट टू बी टी ओवर। वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी बेसिक। और ये क्वेश्चन तुम्हारे जैम में आया हुआ है, तो इसका मतलब जैम में ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत डिफिकल्टी पूछते हैं, सिंपल भी पूछते हैं। कभी कोई बोले कि पेपर बहुत ही टफ था, बहुत ही आसान था, तो वो सब चीजें रिलेटिव फॉर्म में होती है। तो तुम्हारे लिए टफ था तो साइड वाले के लिए भी टफ है, ठीक है। और कोई अगर तुमको गारंटी दे, मैं ही गारंटी दूं, मैं बोल दूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से आएगा, तो वो बहुत ही गलत है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं दे सकती। ठीक है, हाँ आरती ने आंसर किया था बीच में, ओके आरती, गुड। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज थी जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट यूज की, वो समझ में आया ना कि हम कैसे सोचते हैं कभी कभी विषय में सोल्व करने की नीड ही बनती है बहुत बार। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें, कोई भी डाउट? नो भैया। ओके, चलो तो ये हमारा था रैंडम वेरिएबल। इसके बाद तुम्हारे पास है स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी चलो 15-20 मिनट और पढ़ लेते हैं, तो उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, शायद एक या दो डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर मैं एक बार कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिल जाए तो। ओके, एक ये चीज तुमको पता होगी कि जो हमारा एमजीएफ होता है वो यूनिक होता है, यूनिकनेस थ्योरम ऑफ एमजीएफ। शायद ये मैंने स्टेटमेंट नहीं लिख पाया शायद, जितना मुझे याद है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं तुम्हारे पास ऐसा बोलता हूँ कि यूनिकनेस थ्योरम, ओके, तो अगर मेरे पास कोई रैंडम वेरिएबल है एक्स, एक मेरे पास रैंडम वेरिएबल है वाई, ओके, एंड अगर मैं बोलता हूँ कि ये दोनों रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकल, मैंने इंडिपेंडेंट वगैरह कुछ नहीं बोला, मैंने बस ये बोला कि आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ इन दोनों का एमजीएफ सेम, एम एक्स टी दैट मस्ट बी इक्वल टू एम वाई। ये स्टेटमेंट तुम्हें याद है? ओके, एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल, बेसिक सा एग्जांपल तो नहीं कहेंगे, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है जो शायद जहन में आया हुआ अभी। वो कुछ ऐसा होता है कि तुम्हें कभी कभी ऐसा दे देता है कि एमजीएफ दे देता हूँ मैं एक पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल, प्रॉब्लम है, इसको ट्राई करना। शायद तुमने आता भी होगा, तुमने कर भी रखा होगा, किसी ने भी कोई भी एग्जाम दिया होगा, तो ये प्रॉब्लम तो दिख ही जाता है। किसी का एमजीएफ मैंने दे रखा है कि एम एक्स टी दैट इज गिवन टू बी 2/5 e raised to the power t plus 1/5 e raised to the power 2t प्लस 2/5 e raised to the power 3t। ठीक है, ये एमजेफ मैंने लिख रखा है। फाइंड मीडियन ऑफ एक्स।
किसी ने ट्राई किया? किसी ने ट्राई किया? सिर्फ हाँ या ना, सिर्फ हाँ या ना? ना आ रहा है भैया, नहीं आ रहा है। अच्छा, तो देखो एमजेफ लिखा हुआ है सामने। तो एमजेफ को देख के तुम्हें क्या लग रहा है, एमजेफ किस चीज का हो सकता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का या फिर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का। ठीक है, तो किसी ने आंसर बताया मेरे को, हाँ डिस्क्रीट। ओके, तो अगर मैं एमजेफ की प्रॉपर्टी लिखता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर टीएक्स, ठीक है, तो क्या मुझे कुछ ऐसा दिखेगा 1/5? देखते हैं, मुझे आंसर नहीं पता एक्चुअली, देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा लिखा जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स यू हैव टू गो फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इनटू ई रेज़ टू द पावर टीएक्स। तो अगर मैं इस पूरी चीज को इससे कंपेयर करूं तो क्या मैं यहाँ पे 1 ले सकता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3? तो मेरे पास कुछ ऐसा खुल रहा है कि मेरे पास पी ऑफ 1 इंटू ई रेज़ टू द पावर 1t, दैट इज t, प्लस पी ऑफ 2 ई रेज़ टू द पावर 2t, प्लस पी ऑफ 3 ई रेज़ टू द पावर 3t। क्योंकि तुम तीनों प्रोबेबिलिटीज को सम करोगे कोएफिशिएंट्स को, तो 1 आ रहा है। दैट मेक इट ए वैलिड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, 1 है, 2 है, 3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x दे रखा है, दैट इज 1/2/5। इसकी वैल्यू दे रखी है 1/5, इसकी वैल्यू दे रखी है 2/5। अब तुम्हें इसका मीडियन बताना। अब कैसे करेंगे? रैंडम वेरिएबल तुम्हें पता है, सब प्रॉपर्टीज पता है। वो ट्राई करेगा। देखो, मीडियन निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होता है, अगर मैं मीडियन की बेसिक प्रॉपर्टी को जाऊँ तो मेरे को एक्स पता चल गया था, पी ऑफ एक्स पता चल गया था। एक्स की वैल्यू थी मेरे पास 1, 2, 3। पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 2/5 की आई थी सबसे पहली, हाँ, दूसरी थी 1/5, तीसरी थी 2/5। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट को समझती, तो if we compare, then let's see। चलो देखते हैं, मुझे याद नहीं आंसर वगैरह। चलो देखते हैं, तो तुम्हारे पास अगर बेसिक प्रॉपर्टी लगाते हैं हम कि मीडियन कौन सा पॉइंट होता है, तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू दिस m नॉट, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0.5। यही मीडियन की प्रॉपर्टी थी। लेकिन सबसे पहली बात, एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या तुम्हारे पास मीडियन हमेशा एग्जिस्ट करता है? किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए क्या तुम्हारा मीडियन हमेशा एग्जिस्ट करता है? नोट द पॉइंट, मैंने बोला है रैंडम वेरिएबल। डेटा के लिए कर जाएगा, रैंडम वेरिएबल अलग चीज होती है। कुछ आइडिया? देखो, अगर मेरे पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है तो उसके लिए तो बहुत आसान है, तुम उसका सीडीएफ बनाओगे, ये तुम सीडीएफ तो लिखना चाह रहे हो, तो सीडीएफ बनाओगे, कॉन्टिन्यूअस कर्व आएगा।
तो तुम वहां पे कट ऑफ पॉइंट बता सकते हो कि भैया इससे छोटे का एरिया मेरे पास हाफ है, बड़े का एरिया भी हाफ। वहां पे आसानी की तो पक्का पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है तुम्हारे पास, जो तुम सीडीएफ लिखोगे ये बेसिकली मेरा सीडीएफ बनेगा। ओके, स्टेप फंक्शन बनेगा, हमें भी पता है कि पहले ये चलता रहेगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर कुछ ऐसे होगा, फिर कुछ ऐसे होगा। अब अगर तुम्हें डिस्क्रीट पॉइंट मिल गया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिला, मान लो तुम कुछ यहाँ पे आए, तो तुम्हें यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी हाफ दिखेगी, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी हाफ दिखेगी, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी हाफ दिखेगी। तो हर जगह अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी हाफ दिखेगी तो जो तुम्हारी जो इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे तुम एक्स की एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं दे सकते। तो इस केस में कुछ ऐसा ही होगा कि जब मैं चीजों को ऐड करना स्टार्ट करूंगा तो कभी भी हाफ के बराबर होगा नहीं, या होगा भी तो वहां पे एग्जिस्ट करेगा नहीं। ठीक है, तो इस वाले केस में तुम्हारा मीडियन एग्जिस्ट करेगा ही। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक रो डेटा की बात करूं कि तुम्हें कोई भी डेटा दे देता हूं, तो इसके केस में मीडियन एग्जिस्ट करेगा। तो इसका आंसर है यस। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि तुम्हारा मीडियन यूनिक होगा, ये जरूरी है। नहीं, ठीक है। तो देखो इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, जब तुम रैंडम वेरिएबल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो तुम प्रोबेबिलिटी मॉडल के ऊपर काम करते हो, और जब तुम सिर्फ डेटा के ऊपर बात कर रहे हो तो तुम काउंटिंग नेचर के ऊपर चले जाते हो, हाफ ऑफ द डेटा मस्ट बी बिलो व्हाट वैल्यू। तो अगर मेरा डेटा है 1 2 3 4, कुछ ऐसा डेटा है, तो इसका अगर कोई मीडियन पूछे, तो अगर कोई बच्चा मेरे को बताएगा सर 2.5, और अगर कोई बोलेगा 2.1, कोई बोलेगा 2.9, ये सारे के सारे इसके वैलिड मीडियन। कोई तुमको ये नहीं बोल सकता कि 2.1 इसका मीडियन नहीं है। तो तुम्हारे पास इनफाइनाइट मीडियन भी पॉसिबल है, लेकिन उन सब में से हम मोस्ट जेनरिक वाला केस लेते हैं जो है 2.5। ओके, और ये सब जेनरिक फॉर्म हम लेते हैं, इनसे ही तुम्हारे आगे के प्रॉब्लम्स आते हैं कि जो तुम Q1 Q3 जो भी निकालते हो उस केस में भी तुम्हारे पास कभी कभी पोजीशन कुछ ऐसी ऐसी आ जाएगी कि 7.25 पोजीशन। इस केस में तुम कैसे वो पोजीशन लेके आओ, तो तुम क्या करते हो, ये जो पूरी इंटरवल बनी है इसको 25th परसेंटाइल पे पहुंच जाओगे, तो वो वैल्यू पिकअप करके बोल दोगे कि भैया इस पोजीशन पे ये डेटा। बट टेक्निकली वहां पे डेटा है ही नहीं, लेकिन हाँ हम एक ओवरऑल पैटर्न लेके चलते हैं। लेकिन कोई मीडियन बोले तो मोस्ट जेनरिक तो ये है, लेकिन ये लिख दोगे तो भी गलत नहीं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया कि वो डेटा का पॉइंट ही नहीं है, तो वो डेटा कहीं भी हो सकता है। तुम्हारे पास मीन और मीडियन दो ऐसी चीज है जो डेटा में से आए ये जरूरी नहीं है, वो पार्ट ऑफ डेटा हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन मोड हमेशा पार्ट ऑफ डेटा होगा। ओके, किसी को कोई डाउट इसमें? भैया मतलब डिस्क्रीट के केस में ये मीडियन नहीं एग्जिस्ट करेगा कभी? नहीं करता है, लेकिन किसी किसी पॉइंट पे नहीं करता, हमेशा एग्जिस्ट करिए ये जरूरी है। ये था वहाँ पे logic। कि तुम ऐसा पॉइंट ढूंढ ही नहीं पा रहे जहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाफ है, हमारे वाला केस जो बना था वहाँ पे तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे। तुम अगर 2.5 है, इससे अगला जो भी पॉइंट होगा तो तुम्हारा जैसे ब्रेकअप चलता रहेगा, ब्रेकअप वो नहीं रिलेशन वाला, इट्स जस्ट दिस वन कि तुम्हारा पॉइंट 0 पे चला, तुम पॉइंट पे जंप कर गए 2/5। ओके, नाउ दैट इज नॉट 1/5, उससे आगे कांस्टेंट रहा। फिर अगला अगर पार्टी पे जैसे मैं गया तो 3/5, तो दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1/5। और जैसे ही यहाँ पे पहुंचा तो उसके बाद तो इंक्रीजिंग हो गई, तो कभी भी तुम्हें ऐसा पॉइंट मिला ही नहीं जहाँ पे 1/5 इसमें एग्जिस्ट नहीं। ठीक, और कभी कभी ऐसा भी होता भैया है कि अगर तुम्हें यूनिक सॉल्यूशन ना मिले। अगर मिल भी जाए जिसपे 0.5 हो जा रहा है, तो कई पॉइंट्स होंगे ना जिसपे हो रहा है वो। हाँ, अगर उसका सीडीएफ लिखेंगे तो मान लीजिए अगर 2 पे हुआ है तो 2.1 2.23 तक जाएगा, सभी पॉइंट्स पे होंगे वही। हाँ ये भी है, तो शायद डिस्क्रीट के केस में कभी नहीं होता होगा, बाकी मैं एक बार वैलिडेट करके देखूँ। ओके, लेकिन ये वाला पॉइंट तो है कि इस वाले एग्जांपल में तो तुम्हारा एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि 1/2 के बराबर वो कभी है ही नहीं। लेकिन शायद मैंने कहीं पे पढ़ा है कि जब मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो तुम डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो या तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं, या जहाँ से मैंने पढ़ा होगा उसकी स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि तुम्हारे पास यूनिक मीडियन नहीं होगा।
ठीक है, तो उस जो स्टेटमेंट में बोल रहा था उसको मॉडिफाई कर लो कि कभी कभी ऐसा केस होगा कि जहाँ पे तुम्हें यूनिक मीडियम ना मिले, और कोई कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मीडियम मिलता ही नहीं। ठीक है, दो अलग अलग स्टेटमेंट लिखे हैं कि समटाइम्स यू मे फाइंड सम पर्टिकुलर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल such that your median does not exist. Sometimes it may exist, but you are not getting some unique median. ओके, तो जो हम पीछे वाले डेटा में नहीं कर पा रहे हमारे छोटे, ओके, ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया? ठीक है, तो अभी किसी को कोई डाउट रैंडम वेरिएबल में? आई थिंक रैंडम वेरिएबल में इतना ही था जो तुम्हें पढ़ना था। एक और प्रॉब्लम है, उसकी मैं फोटो भेज रहा हूँ ग्रुप पे, उसको एज ए होमवर्क ट्राई करना। ओके, मेरी राइटिंग बहुत गंदी हो सकती है, ट्राई टू फिगर आउट क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने ना ग्रुप पे एक प्रॉब्लम भेजा है, उसको तुम्हें एज ए होमवर्क ट्राई करना। उसमें मैंने कोई पीडीएफ या पीएमएफ लिख रखा होगा, हाँ पीएमएफ लिख रखा है, पीडीएफ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली। और इसके लिए तुम्हें क्या करना है, एमजेफ लिख के देखना, ट्राई करना किसका एमजेफ तुम लिख पाओ। ठीक है, ये वाला इतना डिफिकल्ट होगा नहीं, आसानी होगा। और अगर ये कर लो तो एक और भेज देता हूँ, वो भी ट्राई कर लेना। ओके, भैया टेलीग्राम पे भेज दो। सॉरी, ओके ओके, देखो प्रॉब्लम शीट नहीं है, वो शायद असाइनमेंट आज या कल भी हम अपलोड करेंगे, वो तुम्हें वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, वेबसाइट पे जो रिसोर्स वाला सेक्शन मैंने बना रखा है उसमें मिल जाएगा। ओके ओके, देन किसी को भी डाउट हो तो आपस में डिस्कस करना। हो सकता है तुम ग्रुप पे मैसेज करो और मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ। ठीक है, तो कल की क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे अपना ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्ड वाले हैं, इन सबको पढ़ेंगे, इनके मीनिंग समझेंगे, और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि एट द एंड तुमको वो सब चीज़ें याद ही करनी है। ठीक है, तो हमें बर्नौली पढ़ना, बाइनोमियल पढ़ना, पॉइसन पढ़ना, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्री। तो शायद कल की क्लास करते हैं, पोस्ट करता हूँ।